वे थोड़ी जी हमें पता है ना उनका। और एमएल एमएल गौर गौर साहब साहब, पहुंचे, एमएल गौर साहब। अरे वो तो पहुंचे, वो तो तुम जैसे थोड़ी हैं। हाँ, हाँ, एमएल गौर साहब में तुम्हारा का है एहसान। नहीं हमारे कहा को तो जिले को होगा और का वो तो जिले का प्रतिनिधित्व हो उनका गया भाई कहना है कि नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले से पहुंच गया कोई ना कोई। जाता कि ठीक रही, अगर नर्मदापुरम का चलिए, सारी जगह चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश में, नर्मदापुरम और वहां से कोई ना जाता। हम्म। हमने कह दिया ठीक है भाई। सर कल चुनाव नहीं होते ना बाहर काउंसिलिंग पे। हाँ, वो कमलेश गौर साहब से बात हुई थी। हाँ हैं? हेलो। जी। चलो अब शुरुआत करें, 8 बज गए हैं। और ये मंच जो है मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सौंपता हूँ। और ये देश का अलग एक कार्यक्रम संचालित होगा है आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी, पुणे महाराष्ट्र से, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। योगाहार पाठशाला का ये जो कार्यक्रम लगातार यूट्यूब चैनल पर भी इसको जो है शेयर किया जाएगा। और ये किसानों द्वारा फार्म लैब बना करके तैयार करना और प्रोडक्ट बना करके उपयोग करना, और साथ में अपने व्यापारिक दृष्टि से भी एक परिवार 30,000 रुपये अगर मंथली कमाता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए पतंजलि परिवार की ओर से, किसान सेवा समिति की ओर से, सभी सामाजिक संस्थाओं की ओर से, डॉक्टर संतोष चौहान जी को, आदरणीय शरद वर्मा जी को, रमेश चंद्र मेहरा जी को, अशोक पटेल जी, और जितने भी हमारे किसान भाई फार्म लैब अभी तैयार, गणेश प्रसाद गौर सहित सभी जो फार्म लैब जिन्होंने तैयार किया है और आगे जो किसान करेंगे, उनके लिए सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस आशा और विश्वास के साथ कि क्योंकि ये काम जो है आगे सरकार की नज़र में जरूर जल्दी से जल्दी आएगा कि हाँ हमारे नर्मदापुरम के किसान और अन्य किसान क्या क्या करने लगे हैं। आइए अब मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को ये मंच सौंपता हूँ, आप आगे और संचालन करें। सबको प्रणाम, ओम। जी ओम, सदन को नमन। और आज हमारे द्वितीय दिन है इस लैब के। पहला शनिवार को हमने उद्घाटन किया। आज इसके संबंध में आदरणीय संतोष चौहान जी से हमारी चर्चा हुई है, अभी दोपहर में भी चर्चा हुई है। और उस आधार पर हम जो है 3 माह में क्या क्या काम करने वाले हैं, किस किस बातों पर चर्चा होगी, इस तरह की आज से चर्चा शुरू हो रही है। और हम आग्रह करते हैं कि जो हमारे सदस्य हैं वो सब नियमित जुड़ें, जिससे ये होगा कि हमको बीच में जो है ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आदरणीय मैं संतोष चौहान जी को आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने कक्षा को प्रारंभ करें। जी ओ। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है दादू? जी जी सर आ रही है। ओके। एक्चुअली आज थोड़ा मेरा आवाज थोड़ी लैपटॉप कम आ रही है सर। अभी आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके। सभी को प्रणाम। और आज से हम लोग जो ये कक्षा या पाठशाला हम लोग जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, सभी को स्लाइड दिख रहा है? जी जी सर। दिख रहा है। ओके। तो हम लोग थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन यह देना चाहता हूँ कि आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फार्मर्स लेबोरेटरी, ये कंसेप्ट लेके हम लोग चल रहे हैं। और मुख्यतः यह जो कंसेप्ट है किसान भाइयों के माध्यम से ही चल रहा है। और इस कंसेप्ट का जैसा हम लोग आने वाले कक्षा में किन किन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में अभी यह 4 पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि करंट सिचुएशन जो है इंडियन एग्रीकल्चर का, स्पेसिफिकली जैसा हम लोग कहते हैं कि हमें अगर खेती करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पानी। तो पानी का जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है,
किस तरह पानी खराब हो रहा है। वही पानी जब हम खेती में कुछ उपज, कोई भी क्रॉप लेना है, तो उसी पानी का यूज होके वो पानी मिट्टी में जाता है। खराब पानी होने की वजह से मिट्टी खराब हो रही है, और मिट्टी खराब होने की वजह से जो भी फसल हमको मिल रही है उसमें न्यूट्रिशन का जो लेवल है, जो चाहिए वह न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से जो हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग है या एनी अदर लिविंग सिस्टम, ये सारे अदर लिविंग सिस्टम का हेल्थ भी आज एक बड़ा कंसर्न हो चुका है। और इन विषयों में हम आने वाले पाठशाला में, आने वाले कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग टच करेंगे वह है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जो भी जीव जंतु है, जैसा हम लोग आज ग्लोबल एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होता है ट्राइकोडर्मा जैसे सूक्ष्म जीवों का। तो ट्राइकोडर्मा या अन्य जो सूक्ष्म जीव आज ग्लोबली यूज किए जाते हैं, ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया बसियाना है, मेटाराइजियम है, सुडोमोनास है, बैसिलस है। ऐसे अगर नाम लिया जाए तो एक 12 से 15 माइक्रोबियल कल्चर्स, जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो फंगस है, उन लोगों का यूज करके आज खेती होती है। तो उनका जो महत्व है, उनको हमें क्यों यूज करना है, उस बारे में चर्चा होगी। और जैसा इन सूक्ष्म जीवाणुओं के वजह से ही हर लिविंग सिस्टम जिंदा रह पाती है, यानी अगर हमारे पेट में कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवाणु अगर ना रहे तो हम लोग भी अच्छी तरह से हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। तो इन सूक्ष्म जीवाणु का विशेष करके कृषि में, खेती में, मिट्टी के लिए, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, प्लांट सिस्टम के लिए या अदर लिविंग सिस्टम के लिए क्या महत्व है, इस बारे में हम लोग आने वाले कक्षा में चर्चा करेंगे। तीसरा जो एस्पेक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये जो तीसरा एस्पेक्ट है, यह पैरेलली हर कक्षा में हम लेते रहेंगे कि किसान भाई अपने खेतों में ही नेचुरल खाद कैसे बनावे। अभी जैसा लास्ट वीक हम लोगों ने जब एक ओपनिंग सेरेमनी के हिसाब से हमने स्टार्ट किए, तो जो 11 आर्टिकल हम लोगों ने महाराष्ट्र में हमारे लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किए, उन 11 आर्टिकल का विवरण, डिटेल विवरण हम लोग आने वाले चर्चा सत्रों में लेने वाले हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि 2010 से आज तक 2024 तक जो किसान भाई वाशिम जिला से, जय किसान जो फार्मर है, उनका एक सक्सेस स्टोरी, और किस तरह से हम लोगों ने जो 100% केमिकल फार्मिंग करते थे, आज 70% नेचुरल इनपुट का यूज किया जाता है और 30% केमिकल का यूजेस करके हम लोग अलग अलग तरह के क्रॉप हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कहने का मतलब कि यह जो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, करंट सिचुएशन हो गया, सूक्ष्म जीवाणु का महत्व हो गया, किसान भाई खुद ही खाद कैसे बनाए, और जो किसान भाइयों की सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने 100% केमिकल से शुरुआती दौर में नेचुरल फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीदे, बाद में नेचुरल फर्टिलाइजर्स खुद बनाना सीखे, उसके बाद में वही नेचुरल फर्टिलाइजर आज की डेट में 550 गांव के किसानों को हम लोगों ने सिखाया, और 550 गांवों में इस एक्टिविटी का काम स्टार्ट हुआ है। और जो किसान भाई सिर्फ खेती करते थे, आज एक
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी उनका खुद का कैसा डेवलप हुआ है, इन सभी विषयों में आने वाले चर्चा सत्रों में हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन हर चर्चा सत्र में अलग अलग एक्सपर्ट भी हम लोग लाने वाले हैं। कोई एंटामोलॉजिस्ट होंगे, कोई प्लांट पैथोलॉजिस्ट होंगे, कोई एग्रोनॉमिस्ट होंगे। तो इन सब जो भी एक्सपर्ट्स है उन लोग भी अपने अपने विचार रखेंगे। और इम्पोर्टेंट बात, हम लोग कुछ ऐसे किसान भाई जिनको उस पर्टिकुलर क्रॉप का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होवे, उस क्रॉप के वो एक्सपर्ट हुए, उन किसानों को भी हम लोग इस कक्षा में, इस पाठशाला में हम लोग उनके विचार रखने के लिए हम लोग कहेंगे। तो आज एक्चुअल थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, लेकिन आज का जो सेशन अभी मैं लेने जा रहा हूं, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हमें किसानों की प्रयोगशाला क्यों चाहिए, आज ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से ये प्रयोगशाला होना चाहिए, प्रयोगशाला का मतलब क्या है, प्रयोगशाला में क्या क्या लगता है, और जो सूक्ष्म जीवाणु ट्राइकोडर्मा हम लोग जो बना रहे हैं, यह जो सूक्ष्म जीवाणु है किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, ये ब्रीफली रखा जाएगा। लेकिन यही सेशन कम से कम 3 या 4 बार रिपीट किया जाएगा, क्योंकि जो किसानों की प्रयोगशाला की जो नींव है, जो बेस है, वह बेस ही ये सूक्ष्म जीव का प्रोडक्शन है, और वो प्रोसेस हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज जो सेशन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसा अभी आपके सामने जो पहला स्लाइड है कि क्यों जरूरी है, किसानों की प्रयोगशाला होना जरूरी क्यों है, तो उसका अगर हम लोग, जैसा ये जो डेटा मैंने अभी यहाँ पे सामने रखा है, वो डेटा हमारे महाराष्ट्र का है। एनुअल इनकम जो हमारे किसान भाई का महाराष्ट्र अगर डिवाइड किया जाए तो मेजर 5 जो अलग अलग एग्रीकल्चर बेस्ड जोन हम लोग कहते हैं, जैसा मराठवाड़ा और सेंट्रल विदर्भा है जो ड्रॉट प्रोन है, पूना और नासिक डिवीजन है, पूना और नासिक डिवीजन कुछ भाग ड्रोट प्रोन है, कुछ जगह पे इरिगेटेड फैसिलिटीज है। उसके बाद में आता है ईस्टर्न विदर्भ जो बारिश के भरोसे खेती होती है, और उसके बाद आता है कोकण। लेकिन ये सारे अगर एरियाज की बात करें तो किसान की जो इनकम है, आज सालाना इनकम 30,000 तक आ चुकी है। और अगर हम लोग अलग अलग राज्य की भी बात करें तो ऐसा क्लियर कट लिखा गया है कि जो मार्जिनल फार्मर है, जिनका खेती 5 एकड़ से कम है, उन किसानों का पूरे साल भर का इनकम 50,000 से ज्यादा रहता नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख भी रहा है कि जैसा पूना और नासिक का जो इरिगेटेड एरिया है, वहां पे एक साल का इनकम 1 लाख रुपया तक गया है। लेकिन वह जो एरिया है, आज मार्केट अवेलेबल है, जो भी फसल लेने वाले हैं उसको मार्केट अच्छे से मिल जाता है, उस वजह से वह सालाना इनकम 1 लाख तक गया है। लेकिन बाकी अगर एरियाज देखें तो 30,000 के आसपास इनकम आ चुकी है। और एक बात सीधी सादी है कि अगर 30,000 रुपया सालाना इनकम है तो हर महीने का 2,500 रुपया इनकम होता है। और हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2,500 रुपए में सिर्फ खेती करके किसानों की बढ़ोतरी नहीं हो सकती, उनका गुजारा भी हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर हम लोग जो बेसिक नीड बोलते हैं, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, खाने पीने की चीजें, ये भी अगर हम लोग देखा जाए तो आज कम से कम 10 से 15,000 रुपया खर्चा आता है। और फिर ये 2,500 में
यह किसान का गुजारा कैसे होता है। और इसी वजह से जो सुसाइडल केसेस महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई, बहुत बड़ा आज का इशू है। आज भी उस टॉपिक पर हर तरह से, हर दिशा से काम करना शुरू है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की अगर इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ खेती करके किसानों का जो इनकम है वह नहीं बढ़ सकता है। मैं ये जो बात कर रहा हूं 90 to 95% किसानों की बात कर रहा हूं। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो किसानों की फैमिली कैसे सरवाइव करे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और किसान क्यों सफर कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है आज अगर हम लोग देखें तो जो भी एग्री इनपुट का कॉस्ट है, पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, सीड हो गए, इनका जो कॉस्ट है यह ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। आज जो लेबर है, मैन पावर है, वह अवेलेबल होता नहीं है। अगर हुआ भी तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है। नेचुरल कैलामिटीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। फसल आ चुकी है लेकिन उससे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। मार्केट, उसका जो फ्लक्चुएशन है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। और एग्रीकल्चर में केमिकल पेस्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने की वजह से, स्लो पॉइजनिंग की वजह से फैमिली हेल्थ इश्यूज अभी दिख रहे। 1960-65 में जब केमिकल का यूजेस स्टार्ट हुआ तो टिल 1980 1990 तब तक कुछ जो भी अलार्मिंग सिचुएशन थी वो पता चलना शुरू हो गई थी कि केमिकल का यूज अगर हम लोग ज्यादा करें तो डेफिनेटली यह दिक्कत करने वाला है। 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स उठाए, लेकिन आज की डेट 2020 के बाद में, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, यह हम लोग जान चुके हैं कि हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है, जो इम्यूनिटी है, वह दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। और उसका रीजन है कि ये जो पेस्टिसाइड का जो यूज हो रहा है, किसानों को तो सबसे पहले उसका जैसा जो इम्पैक्ट है, किसान या जो खेतों में काम करते हैं उनको इम्पैक्ट सबसे पहले उनको होता है। और इन सब चीजों में चिंतन होना जरूरी है। उसके बाद का पॉइंट है कि देहात में, गांवों में एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और यह सब अगर चीजें हम लोग देखें तो सच में किसानों का सरवाइव करना भी आज की डेट में डिफिकल्ट हुआ है। और यह जो सारी चीजें हैं, जैसा महाराष्ट्र इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के कुछ रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव्स बताए कि खेती के साथ में हम लोगों किसान भाइयों ने क्या क्या करना चाहिए। पोल्ट्री है, डेयरी है, गोट फार्मिंग है, एक्वाकल्चर है, सेरिकल्चर है। लेकिन हमें एक यह सब चीजें, यह जो अल्टरनेटिव्स है, डेफिनेटली ये यूजफुल है, पर हमें यह चीज एक लगी कि अगर किसान भाइयों के हाथ में अगर कुछ चीज है तो हम लोग जो एग्री इनपुट का कॉस्ट है वह कम कर सकते हैं। और बस वही टॉपिक लेके हम लोगों ने फार्मर्स लेबोरेटरी का कंसेप्ट स्टार्ट किया। और यह करने का रीजन भी यह है, यानी हम लोग अगर 50 या 60 साल पीछे चले जावे तो सिर्फ गाय के, गौ माता के गोबर से ही अच्छी तरह से खेती हम लोग करते थे। और जो फसल आती थी वह न्यूट्रिशियस होती थी, पेस्ट का प्रॉब्लम भी कम था, केमिकल का यूजेस भी नहीं था। और अगर उस समय खेती हो सकती थी नेचुरल फर्टिलाइजर्स को लेके, नेचुरल मीन्स को लेके, तो हमें लगता है कि आज भी वही परिस्थिति हम लोग रिपीट कर सकते हैं। और उसी लिए यह जो फार्मर्स लेबोरेटरी का कंसेप्ट है वो स्टार्ट किया गया। और
इसके प्रमुख जो जो 4 उद्दिष्ट है, सबसे पहला जो उद्दिष्ट है कि हमें किसान भाइयों को अपने खुद के खेत में ही खाद कैसे बनाना है वो सिखाना है। अगर हमें खाद बनाना खेत में ही है तो हमें जो रॉ मटेरियल लगना है वह रॉ मटेरियल भी हमारे खुद के पास ही अवेलेबल है। 80% जो रॉ मटेरियल है किसान भाइयों के घर में ही रहता है। और एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हम लोग सुबह में जो चाय पीते हैं तो चाय पत्ती जो वेस्ट करके हम लोग फेंक देते हैं, उस चाय पत्ती से हम लोग अच्छी तरह से ट्राइकोडर्मा जैसा सूक्ष्मजीव बना सकते हैं। और 1 किलो वेस्ट चाय पत्ती पर हम लोग 1 एकड़ का ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं। या गोबर का यूज करके हम लोग अच्छे से ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज्वारी का आटा हो, बाजरी का आटा हो, उसका यूज करके हम लोग ट्राइकोडर्मा या अलग अलग सूक्ष्मजीव मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा अगर देखा जाए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोगों ने अगर प्रयोगशाला में कोई खाद बनाया है तो जी, ये आवाज आ रही है, इसको बंद करें, किसी का माइक खुला है। तो जो भी खाद किसान भाई अपने खेतों में तैयार करेंगे उसका टेस्टिंग या वैलिडेशन वो अपने खुद के खेतों में ही कर सकते हैं। हम लोग 2010 से खुद अलग अलग तरह के खाद बनाते हैं और उसका ट्रायल टेस्टिंग हम लोगों ने किया और उसी बेसिस पे हम लोगों का ये मानना है कि कोई भी किसान भाई हो, 1 महीना अगर प्रैक्टिस करे तो सभी तरह के नेचुरल फर्टिलाइजर्स आसानी से बना सकते हैं। और जो चौथा एम हम लोग लेके चल रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज हम लोगों ने वाशिम में जो प्रयोगशाला शुरू की, उसी प्रयोगशाला के माध्यम से 10 किसानों को उन्हीं के गांव में एम्प्लॉयमेंट डेवलप हुआ है। तो ये जो 4 मेन टारगेट्स है, मेन एम है, उन चीजों को लेके हम लोग बढ़ रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम लोगों ने एक प्रयोगशाला स्टार्ट की, आज 105 प्रयोगशाला है और उसी तरह हर देहात में, हर गांव में यह प्रयोगशाला हो सकती है। अब मैं यह प्रयोगशाला उसका विवरण करूंगा कि हमें प्रयोगशाला अगर खड़ी करना है, प्रयोगशाला हमें बनाना है तो हमें किस तरह का रूम चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज चाहिए और कुछ प्रोडक्ट्स ट्राइकोडर्मा जैसे कम से कम लागत में हम लोग कैसे बना सकते हैं, उस बारे में भी हम लोग आज विवरण रखने वाले हैं। अभी आप चित्र में देख सकते हो कि एक छोटे से कमरे से 10 फीट बाय 10 फीट के कमरे से हम लोगों ने यह प्रयोगशाला चालू की। और इस प्रयोगशाला में अगर जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज हम लोग देख रहे कि छोटा सा कमरा है, बर्नर है, शेकर है, ऑटोक्लेव है, लेकिन यही जो हमारी छोटी सी प्रयोगशाला शुरुआती दौर में हम लोगों ने जो स्टार्ट की थी, आज उसी प्रयोगशाला का रूपांतर एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है। लेकिन यह सब चीजें होने के लिए 5 साल का समय लगा। और जो किसान भाइयों ने अपने जेब से 16,000 रुपए डाले, पिछला साल उन्हीं किसान भाइयों ने 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर किया है। कहने का मतलब कि एक गांव में अगर ये चीज हो सकती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज हर किसान भाई अपने प्रयोगशाला के माध्यम से कर सकता है। और जो किसान भाई खुद सीखे, आज वही किसान भाई अलग अलग गांवों के किसानों को सिखा रहे। अभी अगर हम लोग कुछ तकनीकी बात करें तो हमें इस लेबोरेटरी में, इस प्रयोगशाला में हमें क्या चाहिए। 3 तरह के मॉडल हम लोगों ने रखे हैं। एक मॉडल जो है फुल्ली इक्विप्ड मशीन बेस होता है। दूसरा जो मॉडल है बेसिक मशीन्स लेके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो मॉडल है, जिस मॉडल पे हम लोग इटारसी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में, दादू है, शरद भैया है, गणेश गौर जी है, ML गौर जी है, बाकी सारी जो टीम है, तुलाराम जी है, इन सब किसानों ने सिर्फ इडली कुकर का प्रयोग करके उनकी प्रयोगशाला स्टार्ट की है। और पिछले 5 साल के हम लोगों के अनुभव से हम लोग ये दावे से कह सकते हैं कि 2,500-3 हजार रुपए का अगर इडली कुकर लिया जावे तो 10 एकड़ की दवा आसानी से बन सकती है। बाकी मशीन्स का जरूरत पड़ता नहीं है। जैसा 2 टाइप होते हैं, हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं और दूसरा टाइप है मल्टीप्लिकेशन करना। तो इडली कुकर का यूज करके हम लोग कोई भी सूक्ष्म जीवाणु मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि सिंपल 2,500-3 हजार के इडली कुकर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें 10 एकड़ तक की दवा आसानी से बन जाती है। बेसिक अनिल फैसिलिटीज जी आपका हमको, वीडियो बंद कर लें। अनिल सर आपका वीडियो बंद कर। बेसिक फैसिलिटीज अभी अगर हम लोग देखा जाए तो रोटरी शेकर लगता है, इडली कुकर लगता है, कोनिकल फ्लास्क लगता है, पेट्री प्लेट लगती है। और जैसा हम लोग घर में खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, गर्म पानी करते हैं, तो उसके लिए जो यूटेंसिल्स लगते हैं, जो पॉट लगते हैं, स्टील के हो, जर्मन के होवे, तो उन चीजों की जरूरत होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि हम लोग सिंपल इडली कुकर और घरगुती जो चीजें होती है उनका यूज करके हम किसी तरह का सूक्ष्म जीवाणु आसानी से बना सकते हैं। और अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जावे तो जिस तरह हम लोग घर में दही बनाते हैं, हम मार्केट से दूध लाते हैं, इनोकुलम करके हम लोग दही लाते हैं। 1 लीटर दूध में अगर 20 ग्राम या 10 ग्राम भी दही डाला जावे तो अच्छे से दही बन जाता है। तो वह जो बेसिक फर्मेंटेशन का टेक्नोलॉजी है, वही बेसिक टेक्नोलॉजी का यूज करके यह सारे सूक्ष्मजीव, क्योंकि दही में जो सूक्ष्मजीव होता है लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्मजीव, जो बैक्टीरिया है, उसी तरह ट्राइकोडर्मा का भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग 2022 में महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में हम लोगों ने 11 आर्टिकल पब्लिश किए। अभी यहाँ पे आपको सामने जो आर्टिकल दिख रहा है, वह जो आर्टिकल है उसी तरह के 11 आर्टिकल पब्लिश किए गए। और हर आर्टिकल हम लोग आने वाली कक्षाओं में, आने वाली पाठशाला में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग सिंप्लीफाइड देखें तो इडली कुकर है, गैस सिलेंडर, बर्नर, रोटरी शेकर और फ्लास्क, यह बेसिक फैसिलिटीज जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो यह बेसिक फैसिलिटीज लगती है। लेकिन इस फैसिलिटी का जो साइंस है, इडली कुकर क्यों चाहिए,
गैस क्यों चाहिए, बर्नर क्यों चाहिए, रोटरी शेकर क्यों चाहिए, या कोनिकल फ्लास्क क्यों चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में उसका तकनीकी जो चीजें हैं हम लोग समझने वाले हैं। और जैसा रोटरी शेकर में भी कुछ अलग अलग तरह का R&D किया गया कि किस टाइप का शेकर हमें अच्छे से काम आ सकता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के रोटरी शेकर्स होते हैं, और इन सब चीजों का यूज करके अब जैसा आप यहाँ पे अगली जो स्लाइड है, हमारे पास फैसिलिटी है, हमारी प्रयोगशाला रेडी है। अब हमें दवाई बनाना है। दवाई बनाना मतलब हमें ट्राइकोडर्मा बनाना है। हम एक एग्जाम्पल लेके अभी आज चल रहे। तो ये जो ट्राइकोडर्मा बनाना है, तो ट्राइकोडर्मा का जो मीडिया होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे दही बनाना है तो मुझे दूध लगना है। अब वह दूध का मतलब है, उसी को हम लोग मीडिया कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमें अगर कोई भी सूक्ष्म जीवाणु बनाना है तो हमें उसका खाना चाहिए। जैसा हम लोग देखिए, जिस दिन घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका खाना माँ का दूध ही होता है, और माँ का दूध पी के जिस तरह बच्चे का शरीर बढ़ता है उसी तरह का खाना हर सूक्ष्म जीवाणु को लगता है, और उस खाने को हम लोग मीडिया कहते हैं। यानी अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात की जाए तो उसे मीडिया कहा जाता है। और अब अगर ये मीडिया हमें बनाना है तो हम लोग घर में ही यह मीडिया तैयार कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि हम लोग सुबह में चाय पीते हैं। चाय को अगर फिल्टर किया जाए और जो चलनी में जो चाय पत्ती बचती है, आज अगर हम लोग किसी बड़े शहर में अगर रहते हैं तो वहाँ चाय की बहुत सी दुकानें होती है, और अगर वो काउंटर अच्छे से ज्यादा अगर चाय बनती है तो वहां पे 8-10 किलो चाय पत्ती रोजाना हम लोगों को मिल सकती है, और उस चाय पत्ती पर ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छे से बन सकता है। अब इन सब चीजों में अगर हम लोग चर्चा करें कि इसके पीछे साइंस क्या है, तो जब चाय बनती है तो उसमें दूध डाला जाता है, उसमें शक्कर डाली जाती है, उसमें पानी होता है, उस पानी में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। चाय पत्ती जो डाली जाती है उस चाय पत्ती में भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सब जब बॉईल किया जाता है तो शक्कर में का जो अर्क है, चाय पत्ती में का जो अर्क है, दूध में का जो अर्क है, वह उस वेस्ट चाय पत्ती में आ जाता है। और जिस तरह हमें खाने को जो चीज हम खाते हैं उसी तरह सूक्ष्म जीवाणुओं को बेसिक जो कंपोनेंट लगते हैं वह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। और ये चाय पत्ती में भी उसी तरह के सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को स्पेसिफिक कुछ न्यूट्रिएंट लगते हैं। तो उसमें भी 80% न्यूट्रिएंट हमारे घर में ही उपलब्ध होते हैं। जैसा मैंने चाय पत्ती का एग्जाम्पल दिया, हम लोग बाजरे का आटा भी यूज कर सकते हैं, हम लोग ज्वार का आटा भी यूज कर सकते हैं, हम लोग सप्तधान का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब यह सब जो चीजें, इसका साइंस हम आने वाली कक्षा में हम लोग पढ़ते रहेंगे, उस पर चर्चा होती रहेंगी। लेकिन अभी मुझे अगर कोई भी सूक्ष्म जीवाणु बनाना हो तो उसका खाना चाहिए। उसके बाद जैसा हम लोग मार्केट से गेहूं लाते हैं, लेकिन पहले उसे पिसाना पड़ता है, उसका आटा बनाना जरूरी है। उसके बाद में उसमें पानी डालकर, जैसा हम लोग यहाँ पे उंडा कहते हैं, उसी तरह से उस आटे को भूनते हैं। फिर उसे हम बेलन से बेल के वो रोटी बना के गरम तवे पे सेकते हैं, और उसके बाद में ही हम लोग खा सकते हैं। उसी तरह इस मीडिया को भी हमें स्टरिलाइज करना जरूरी होता है। और
जब गरम रोटी ठंडा होती है तभी हम लोग खा सकते हैं। उसी तरह इस सूक्ष्म जीवाणु का भी जो खाद्य है, जो खाना है, वो ठंडा होने के बाद में ही उसमें हम लोग सूक्ष्म जीवाणु डाल सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने कहा दही बनाना है तो हमें दही लगता है, तो उसी तरह मदर कल्चर ट्राइकोडर्मा का या कोई भी सूक्ष्म जीवाणु का मदर कल्चर हमें चाहिए होता है। और यह सूक्ष्म जीवाणु इनोकुलेट करना है, मीन्स जैसा हम लोग दही डालते हैं उसी तरह यह माइक्रोबियल कल्चर अगर हमें दवाई बनाना है तो उसको डालने के लिए ये सामने जो इनोकुलेशन नीडल दिखता है उस नीडल की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, मशीन क्या लगती है, मीडिया किसको कहा जाता है, इनोकुलेशन नीडल किसको कहा जाता है, इस बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है। अब हमें एक्चुअल ट्राइकोडर्मा बनाना है, एक्चुअल खाद बनाना है। तो जैसा हम लोग घर में एक सिंपल सा अगर मैं आपको कहूं तो आज मार्केट में सूप का पाउडर मिलता है। जिस तरह हम लोग सूप का पाउडर लाते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, उस पानी को कुंदला सा गर्म करते हैं, उसे छान लेते हैं और छानने के बाद में हमें ये जो छानने के बाद जो पानी मिलता है वह उसको हम मीडिया कहेंगे। और उस मीडिया को अगर आपको चौथा जो चित्र है, जो कांच के जो बर्तन दिख रहे हैं जिसको हम कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, उस कांच के बर्तन में हमें वह मीडिया डालना होता है। और यह मीडिया इस कांच के बर्तन में डालने के बाद उस कांच के बर्तन जिसको हम कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, उस फ्लास्क में यह लिक्विड मीडिया डालने के बाद हमें उसको ढकना होता है कॉटन से, कपास से। उसे हम कॉटन प्लग कहते हैं। और उस कॉटन प्लग पर हम लोगों को जो न्यूज़पेपर होता है जो हम लोग डेली पढ़ते हैं, उस न्यूज़पेपर से उस कॉटन को ढकना होता है। उसी को हमको रबर बैंड से पैक करना होता है। अब मान लो हम लोगों ने दूध लाए, पतीले में डाले, अब हमें उस दूध को पकाना है, उसको स्टेरिलाइज करना है, उसको पाश्चराइज करना है। तो उसी तरह इस कोनिकल फ्लास्क में जब हम लोग मीडिया डालते हैं, उस कोनिकल फ्लास्क को हमें इडली कुकर में स्टेरिलाइज करना है। और इडली कुकर में स्टेरिलाइजेशन करने के जो पीछे का जो साइंस है, हम आने वाले लेक्चर में ये सारी चीजें सीखेंगे। आज नहीं तो धीरे धीरे हम लोग ये सब चीजें सीखेंगे। सिर्फ यह प्रोसेस, यह विधि मैं पूरी कंप्लीट करना चाहता हूं। जैसे हम लोग दूध को उबालने तक उसको हीटिंग करते हैं, उसी तरह इडली कुकर में 1.25 घंटा 75 मिनट्स तक हमको इस मीडिया को स्टरलाइज करना होता है। और हर चीज लॉजिकली सोचिए, अगर दाल पकाना है तो गैस की या कुकर की हमको 3 या 4 सीटियां लेनी पड़ती है। अगर हमें चावल पकाना है तो 1 सीटी में भी चावल पक जाता है। उसी तरह ये सूक्ष्म जीवाणु का जो मीडिया होता है उसको विशिष्ट समय, और उस पर भी हम लोगों ने काम किया, 75 मिनट्स तक हमें इसको बॉईल करना पड़ता है। और जिस तरह हम लोग दूध बॉईल करने के बाद उसको धुंधला सा गर्म, मान लो 37 डिग्री टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आता है तो उस समय पे हम लोग दही डालते हैं। तो इसमें भी जो हमें कल्चर डालना है, जिसको जैसा हम लोग सादी भाषा में अगर कहे दही डालना है, तो हमें जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही डालना है। और इनोकुलम के टाइप हम लोग यहाँ देख सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इनोकुलम। प्लेट, जिसमें हम लोगों की ट्राइकोडर्मा की कोनिडिया होती है। कुछ कुछ वर्ड्स नए होंगे जिसको कोनिडिया मैंने कहा, तो इन सब बातों का भी विवरण आने वाली पाठ कक्षा में होगा। ट्राइकोडर्मा का माइसीलियम किसको कहा जाता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे।
लेकिन यह पूरा प्रोसेस मुझे आज कंप्लीट करना है कि किस तरह से ट्राइकोडर्मा बनाया जाता है। तो मीडिया स्टरलाइज करने के बाद या तो कोनिडिया डालिए या तो माइसीलियम डालिए, इन दोनों का यूज करके हम लोग कोई भी सूक्ष्म जीवाणु अच्छे से बना सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बर्नर के सामने इसका इनॉकुलेशन हो रहा है। लेफ्ट वाला फोटोग्राफ देखिए और लास्ट वाला फोटोग्राफ, राइट में का फोटोग्राफ। लेफ्ट में आपको कांच के कोनिकल फ्लास्क दिखेंगे और राइट में प्लास्टिक के डिब्बे दिखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने जो नर्मदापुरम में काम स्टार्ट किया, वहां इडली कुकर के साथ में इन डिब्बों का भी हम लोगों ने यूज किया। तो कहने का मतलब कि जैसा हम लोग कहे कि मशीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ इडली कुकर में भी काम हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हमें ट्राइकोडर्मा बनाना है तो कोनिकल फ्लास्क की भी जरूरत पड़ती नहीं। प्लास्टिक का डिब्बा, जो डिब्बा 30 रुपया में आ जाता है, उस डिब्बे का यूज करके भी हम लोग ट्राइकोडर्मा या कोई भी सूक्ष्मजीव आसानी से बना सकते हैं। और एक बार अगर हम लोग उसमें इनॉकुलेट कर दे, या तो कोनिडिया डालो या तो माइसेलियम डालो, तो सूक्ष्म जीवाणु की जो बढ़ोतरी हुए, जैसा जो उनका मल्टीप्लिकेशन है, वह फास्ट अगर करना है तो ये मशीन लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि मशीन जरूरी है, ऐसा नहीं है। विदाउट मशीन भी ट्राइकोडर्मा बढ़ जाता है। सिर्फ मशीन में अगर 2 दिनों में वो अच्छे से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे विदाउट मशीन 10 दिनों में आसानी से बन जाता है। फिर हमें 10 दिन लगे या 12 दिन लगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी खेती की शुरुआत अगर जून में हो रही है, तो हम मई महीना में 15 मई को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और 15 मई से 30 मई तक हमारा दवा बन के रेडी हो सकता है। और जून के पहले सप्ताह में अगर हमको डालना है तो हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह यह प्रोसेस मशीन बेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइसेलियम किस तरह से दिखता है, कोनिडिया किस तरह से दिखती है, और जिस तरह कांच के कोनिकल फ्लास्क में हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसी तरह प्लास्टिक के डिब्बे में भी हम लोग यह प्रोडक्ट बना सकते हैं। और यह सब चीजें जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीडिया बनाया, मीडिया को इनॉकुलेट करके माइसीलियम बनता है, माइसीलियम का कन्वर्शन कोनिडिया में होता है, कोनिडिया को अगर विशिष्ट फॉर्मुलेशन में डाला जाए तो वह ट्राइकोडर्मा बहुत दिनों तक, मान लो साल 2 साल, हम लोग अच्छे से ट्राइकोडर्मा को जिंदा रख सकते हैं। तो यह पूरी जो प्रोसेस है आज लेने का रीजन यही था कि यह जो सूक्ष्म जीवाणु है, यह सूक्ष्म जीवाणु हम लोग आसानी से किसानों की प्रयोगशाला में बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश किए, यह आर्टिकल में पूरा उसका विवरण आज के 2 साल पहले दिया। लेकिन एक चीज है, आज 105 प्रयोगशाला में अलग अलग जगहों पे काम हो रहा है। हर प्रयोगशाला में कुछ ना कुछ R&D हो रही है, और इसीलिए हर 2 महीना के बाद में कुछ नया ही देखने को मिलता है, नया ही बनता है। और कहने का मेरा मतलब है कि शुरुआती दौर में जैसा 5 साल पहले हम लोगों ने प्रयोगशाला स्टार्ट किए, हम लोग जब मैं इंडस्ट्री काम करता था, जब मैं इंस्टीट्यूट काम करता था, तो मेरा यह सोचना था कि हमें ऑटोक्लेव के बगैर हमारा काम नहीं होगा। लेकिन बाद में ऑटोक्लेव की जगह हम लोग इडली कुकर पे आ गए। आज ऐसा लगता है कि रोटरी शेकर भी लगता नहीं है, सिर्फ इडली कुकर के बेसिस पे हम लोग ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं। तो यही चीजें हम लोग आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे। इसके पीछे का जो साइंस है, हर छोटी छोटी चीज पे हम लोग बात करेंगे। बहुत सरलता से मैं ये बताने का कोशिश किया, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है, यानी यह एक स्लाइड भी एक्सप्लेन करना है तो कभी कभी आधा घंटा जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी नॉलेज 1995 से ऑलमोस्ट
29 साल हो रहे, उस 29 साल का नॉलेज 1 साल में या मैक्सिमम 2 साल में अगर लेना है तो हमें इस कक्षा से जुड़े रहना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह अगर हर किसान भाई अच्छे से जुड़ेंगे तो साल भर में बहुत सा चेंज हर किसी को देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज यहीं पे रुकता हूँ। 45 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम लोग आप सभी के सवाल लेंगे। आने वाले 15-20 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे और दादू, शरद भैया या पवन जी, जी। आप अब मैं आदरणीय शरद भैया को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे जो साथी प्रश्न लेना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी बहुत अच्छा। और जो अभी रूपरेखा संतोष सर जी ने रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठशाला के जो महत्वपूर्ण सेशन चल रहे हैं इन्हें बड़े ध्यान पूर्वक सभी लोग सुने और गुने। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वो संक्षिप्त में अपना क्वेश्चन को रखेंगे और वो क्वेश्चन लैब से संबंधित होना चाहिए। जो क्वेश्चन अपना जो रहे वो सिर्फ लैब से संबंधित ही क्वेश्चन को यहाँ पर रखें। जी, अगर किसी का हैंड रेज है। मैं गणेश जी को हुआ हैंड रेज ना, किसका हुआ? रोशन लाल जी राउत। जी सर, सादर आमंत्रित है सर। राउत सर। थैंक यू, धन्यवाद। सदन को प्रणाम। डॉक्टर साहब बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर साहब जो अपन कल्चर मतलब मदर कल्चर लेंगे तो इसके लिए तो हमको मतलब किसी ना किसी लैब से लेना पड़ेगा ना। हम जो रॉ कल्चर जो मार्केट में मिलता है उसको यूज नहीं कर सकते ना? नहीं, हमें मदर कल्चर कहीं से ना लेना ही पड़ेगा। या तो कोई कृषि विज्ञान केंद्र से ले या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेवे या कोई नेशनल इंस्टीट्यूट से वहां से ले। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा सर, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे अपन लोग जो मदर कल्चर है वो कहाँ से लेंगे। और कोई सदस्य का अगर क्वेश्चन है तो सादर आमंत्रित है। मैं गणेश जी को बुलाता हूँ। गणेश जी, आपका कोई सर, प्रणाली विचार? मराठे करके हैंड रेज हुआ है। जी सर। प्रणाली मराठे, उनका हैंड रेज हुआ है। मैं प्राणी बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि बहन जी आप आमें। ओम प्रणाम। आज का मार्गदर्शन बहुत सुंदर हो रहा है और मेरा एक प्रश्न है कि ये मदर कल्चर जो है ना वो हमें कहाँ मिल सकता है? एक क्वेश्चन हो गया है, इस रिपीट कल्चर नहीं से करना है। हमें क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है बहन जी। क्वेश्चन एक बार अब ये निर्देश भी दे दिया गया है, एक क्वेश्चन 2 व्यक्ति भाई ना करें, समय कम है। जो हो गया है उसका जवाब मिल गया है जी। इसका मैं आदरणीय राकेश गौर साहब, गणेश प्रसाद गौर साहब सवाल कर सकते हैं। इसके बाद नहीं तो पवन सर जी को बुला लें। जी ओमकार नाथ जी। जी ओमकार भैया आप आमें। जी 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 सर, नमस्कार। नमस्कार सर, संतोष सर नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि मदर कल्चर जो मंगाएंगे तो उससे हम कितने तरह का प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं? जैसे ट्राइकोडर्मा है और क्या क्या उसमें है, तो एक मदर कल्चर से कितने बन सकते हैं उसके उस पर प्रकाश डालें। जैसा और उसका हमारे रेट पास वगैरह, अगर मदर कल्चर का जो रेट वगैरह कैसे कैसे मिल सकता है उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दें।
जैसा ट्राइकोडर्मा का अगर मदर कल्चर हमें मिलता है तो पहली बात तो हम ट्राइकोडर्मा का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा से हम लोग अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट भी बना सकते हैं। जैसा हम लोग सूक्ष्मजीव या उनका अर्क कहते हैं। जैसा हम लोग नीम का पेड़ है तो उससे नीम तेल निकलता है, तो उस नीम तेल वो अर्क हो गया। उसी तरह ट्राइकोडर्मा सूक्ष्मजीव हम लोग बना सकते हैं और उसके अर्क भी बना सकते हैं। रही बात उसको खरीदी कहाँ से करना है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको 1000 रुपया में एक प्लेट मिल जाता है, और एक प्लेट अगर आप एक बार लेते हो तो वह प्लेट 5 साल तक फिर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पास अभी पिछले 5 सालों का जो हम लोगों का अनुभव है, हम लोग हमारे मिट्टी का ट्राइकोडर्मा अपने आप ही लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई या आइसोलेट कर सकते हैं। और कहने का मुझे यह है कि यह कल्चर्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ वाशिम से या पूना से भी आप लोगों को भिजवा सकते हैं। लेकिन जो मदर कल्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मात्र 150 से 200 रुपया में वह प्लेट मिल जाएगा। जी 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 सर, तो इस में आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। जी, अब ओंकार नाथ जी का सवाल का हो गया है ब्रेक, आवाज ठीक नहीं आ रही है। कुमार मैं बब्बन दिनेश जी साहब से को बुलाना हैंड रेज है सर। कुमार बब्बन जी का हैंड रेज है, सादर आमंत्रित है। कुमार बब्बन सर। या दिनेश जी आप आपका सवाल लीजिए। जी 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 दिनेश आदरणीय, सर, आप ये आ जाइए। जी आदरणीय, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत काफी समय से हुई है और प्रेरणा आगे भी बढ़ रही है। मेरी उत्सुकता ये जानने की है कि जैसे लैब जो हमारी बनने वाली है, ऐसा आप कौन लीड हटा लें, लीड हटा दें, आप लीड हटा लें, आप कान से खुले बोलिए आप। आदरणीय, मेरी उत्सुकता ये है कि ऐसा यानी उस किसान के लक्षण क्या होने चाहिए, यानी कौन सा किसान लैब स्थापित कर सकता है? क्योंकि मेरे देखने में ये आ रहा है जो सामान्य किसान है अपने खेतों में लगातार व्यस्त रहता है कृषि कार्यों में, लेकिन ऐसे कैसे किसान मतलब इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, या देखा गया है कि ऐसे कौन से किसान रहे होंगे जो सफलता पाए हैं इस क्षेत्र में लैब स्थापित करने में? जो प्रैक्टिस करेंगे कोई भी किसान आसानी से बना सकता है। और हम लोगों का जो अनुभव है, 7वीं कक्षा के भी कुछ बच्चे हैं और कुछ ना पढ़े लिखे किसान भाई जो कभी स्कूल नहीं गए, वो किसान भाई भी अच्छे से यह प्रोडक्शन कर पाते हैं। और यह जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है फार्मर्स लेबोरेटरी का, मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया हूँ, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जब काम करता था, तो जो एक्चुअल वर्क फोर्स होता था हर जगह पे, वो इंस्टीट्यूट होवे या इंडस्ट्री होवे, इन सब जगहों पे जो एक्चुअल वर्क फोर्स होता है वह नॉन टेक्निकल ही होता है। क्योंकि मेरे खुद के इंडस्ट्री में 7वीं कक्षा पास एक बंदी थी, वह बहुत अच्छे से ट्राइकोडर्मा बनाती थी, बहुत अच्छे से मेटाराइजियम, यानी पीएचडी करने वाला बंदा भी मेटाराइजियम कभी कभी अच्छे से बना नहीं पाता है। यानी मैं मेरा खुद का एक अनुभव बताता हूँ कि आज की डेट में अगर आप मुझे भी कहो कि आपको 100 प्लेट मेटाराइजियम के करना है, तो मेरी खुद की भी 90 ही प्लेट अच्छी आएगी। कहने का मतलब यह काम कोई भी कर सकता है, इसमें हमें सिर्फ जरूरी है तो लगन की और प्रैक्टिस की। हम लोग अगर सीखना चाहे तो 1 साल में कोई भी कल्चर हम लोग आसानी से एटलीस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग मल्टीप्लाई, जैसा हम लोग अगर 250 ग्राम दही लावे
तो उससे हम 5 किलो दही आसानी से बना सकते हैं। तो उस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, और उस तरह का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसी भी सूक्ष्म जीव का और कोई भी किसान भाई जिसकी इच्छा होवे वो आसानी से कर सकता है। बहुत अच्छा सर। अब मैं डॉक्टर देवदास सर जी को आमंत्रित करता हूँ, केवीके से हैं, वो आमे। डॉक्टर हेलो देवदास हेलो। सर सादर आमंत्रित हैं सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये तो जो सर ने बताया ये सब लैब में होता था, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये किसानों के बीच भी आ रहा है। हेलो जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हेलो। हाँ 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 हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रयास है। और ये जो लैब में काम हो रहा था वो डायरेक्ट अगर किसानों के बीच होगा तो बहुत अच्छा स्प्लिट भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी हम लोग बहुत दिन से लगे हैं पर उतना अच्छे से उसको उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था, और जिनके हाथों में जाना चाहिए वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, लैब में ही रुक रही थी वो। तो बहुत बहुत बढ़िया ये सेशन रहा, सभी किसान जुड़े। और जैसे मदर कल्चर की भी बात हो रही थी, तो मदर कल्चर तो आपके पास भी बहुत अच्छा बना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ केवीके से भी ले सकते हैं, है ना, उसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने वहाँ पे। जी सर, तो जी सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा सर का सेशन, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और सर ने मदर कल्चर की प्रॉब्लम भी दूर करी है कि आपको केवीके बनखेड़ी से अगर मदर कल्चर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जी, है ना। थैंक अब मैं रावत साहब हैं, रघु सर हमारे रावत साहब हैं, उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं। वो काफी दिन बाद सदन में आए हैं, वो आमे और अपनी बात करें। रघुवीर सर। हाँ हाँ, नमस्कार सबको, नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। हाँ हाँ, और चौहान जी को विशेषतः क्योंकि मैं सुनना चाह रहा था, आपने समय पे मुझे बताया कि भाई इस बारे में है, तो मैं जरूर ये एक तो ये सीरीज ज्वाइन करना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि यहाँ मैं उत्तराखंड में हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एफपीओ के साथ काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट रखा था, और कुछ ये मतलब वो यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी पहाड़ में केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, और ज़्यादातर रेन फेड लैंड है। तो अ, यहाँ पे मुझे लगता है कि इस तरह की लैब गांव में अगर लग जाती है तो काफ़ी इनको किसानों का प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा। और इस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ, और मैं चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सीरीज, और ये वर्मा जी और आप सबकी टीम को ये सीरीज जरूर मैं हर एपिसोड जो भी जब तक ये चलेगी तो ज्वाइन करूँगा, क्योंकि विस्तार से पता चलेगा कि किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से क्या। मैं विशेष तौर पर ये जानना चाहूँगा कि जो उन्होंने केस स्टडीज बनाई हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस लेवल तक। और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, और बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ें है, और किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके लिए मैं पूरी टीम को और विशेषतः चौहान जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। अब मैं बहुत अच्छा रहा सर, आज आपकी हमें आवाज पूरे सदन में सुनने को मिली। और मैं अब पवन सर जी को बुलाता हूँ कि पवन सर आवे और अपनी बात। जी नमस्कार सभी को। और जो नियत समय था हमारा लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज का सेशन जो लिया गया है बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर चौहान ने समझाया है, और मुझे आशा है कि जो बातें आज कही हैं राकेश कुछ जी, आपका चीजें वीडियो बंद कर लेंगे। कुछ चीजें वो उनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। और ये सब जो आज वार्तालाप हुई हैं और पिछले शनिवार को भी जो वार्ता हुई है
उसके आधार पर अब हमारे जो जो भी साथी अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं वो प्रेरित होंगे कि वो इस चीज का ट्रायल करना शुरू कर दें। जो जो यहाँ पर बताया जाता है उसके बारे में उसको देख भी लें, उसको समझ लें, और अगर कोई चीज छूट जाती है तो ये इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारी टीम कर रही है। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके योगाहार के यूट्यूब चैनल में उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि अगर किसी को इसको फिर से पढ़ना है, फिर से देखना है, फिर से समझना है, कोई उनको चीज समझ में नहीं आए तो कृपया वीडियो देखें, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। इसके अलावा जो हमारे साथी अब नियमित रूप से जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे मतलब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, जो सामग्री उनको चाहिए उसको खरीद करके वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। उनकी डिटेल्ड जानकारी उन्होंने सबमिट करनी है, जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को समय समय पर हमारे डॉक्टर चौहान और हमारे अन्य साथी उसका अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, और वो समझने के बाद उसके ऊपर ये समझ में आएगा हमारे कि हमारे किन किन राज्यों से कौन कौन से किसान किस तरह की प्रैक्टिस को कर रहे हैं। तो इस विषय पर भी हम आने वाले दिनों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आपके फीडबैक लेते रहेंगे। और जो किसान वाकई इसके लिए इच्छुक हैं, और मुझे लगता है कि जो भी किसान इच्छुक हैं उनको अपना एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि अकेला कोई भी किसान इस चीज को करेगा तो उसको प्रैक्टिकल करने में भी परेशानी होगी। तो हर एक जो हमारे साथ जुड़े हैं कम से कम अपने साथ 3-4 लोगों की उनकी टीम होनी चाहिए। उस टीम का परिचय और उनकी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हम आने वाले समय पर बताएंगे कि वो किस तरह से उनको अपनी व्यवस्था बनानी है, किस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनानी है, किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट करना है, और अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में उन्होंने क्या क्या बताना है, और कैसे उन्होंने समय समय पर अपने द्वारा किए गए कार्यों की वीडियो फोटो बना करके इस ग्रुप में जिसको हम प्रस्तावित किया जा रहा है उसमें उन्होंने उसको पोस्ट भी करना है, जिससे कि हमें पता लगे कि आप वाकई में इच्छुक हैं और इसको कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और उसको कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी अपने टीम के हमारे सदस्य भी ARC के जो सदस्य हैं, दीपक हैं, अर्पण है, ये इनको मैं देख रहा हूँ, तो इनसे भी मेरी ये है कि हम अलग से इस पर बातचीत करते हुए अपने कैंपस में भी इस तरह के ट्रायल को खुद करना शुरू कर देंगे। और जब शुरू करेंगे तो हमें भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और हम भी अपनी पोस्ट फोटोज को और वीडियो को और जो भी हमारे अनुभव है इस सामूहिक के हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके माध्यम से इसको पोस्ट भी करते रहेंगे। तो ये चीजें हम करके इसके माध्यम से हम भी सीखेंगे और हमें केवल कागजी तौर पर या केवल मौखिक रूप से ये जो ज्ञान है इसको नहीं सीखना है, इसको प्रैक्टिकली करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कुछ गलतियां होंगी, गलतियों का समाधान करने के लिए ये श्रृंखला चलाई गई है और श्रृंखला को चलाने के साथ साथ हम अपने साथ और भी किसानों को जोड़ते हुए इसका विस्तारीकरण भी करने का प्रयास करेंगे। तो हर एक किसान अपने आप में एक एक्सपर्ट के रूप में बने। एक जैसा डॉक्टर संतोष ने कहा कि वो मेटराइज्म बनाने वाली कक्षा 7 तक के पढ़ी महिला, तो अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको करने के लिए प्रयासरत रहें, सब लोग मिलके अपना अपना ग्रुप बनाएं और ग्रुप की तैयारी करें, अपने किसानों के साथ बातचीत करें और अपने फिर ग्रुप के बारे में अलग से इसके बारे में हम अलग से एक दिन चर्चा भी कर लेंगे। यदि इस सेशन में नहीं होगी तो इसके अलावा भी कर लेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे टीम के भी बहुत सारे सदस्य जो हरिद्वार में नहीं है वो भी अलग अलग स्थानों पर आज जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मुझे सबसे यही कहना है कि अपने आसपास के खुद हम लोगों ने इसको ट्राई करना है। इसके बाद हमने इसके बारे में बातचीत करेंगे। अपने साथ किसानों को जोड़ें, नहीं तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर रह के इसका प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें और लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हम सब लोग छात्र बन करके एक ट्रेनी बन करके इस विद्या को सीखें। डॉक्टर चौहान के और उनकी टीम के अनुभव बहुत वृहद हैं और इतने वृहद जो हैं वो आने वाले समय पर इनकी मांग और बढ़ने वाली है। तो इससे पहले ये हमें छोड़ करके दूसरी जगह व्यस्त हों, इससे पहले इनको हम सीख लें और उनको पकड़े रहें। अगर नहीं पकड़ेंगे तो हम ही लूज करेंगे
और फिर हम जो है इनके पीछे हमें और भागना पड़ेगा। तो अभी एक सुनहरा मौका अभी मिला हुआ है, इस सुनहरे मौके को जाने नहीं दें और इस तरह की जो कार्य की पद्धति की शुरुआत की है इसके लिए सबको बधाई है। डॉक्टर चौहान को बधाई है, उनके साथ जो जुड़े हुए हमारे किसान हैं उनको बधाई है, क्योंकि वो बहुत कठिन परिस्थितियों में, वो किसान, बहुत सारे किसान कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं और अपने जीवन यापन करने के लिए ये एक नई चीज, और अपने साथ साथ न केवल अपना जीवन यापन, इससे जो उनकी इनकम हो रही है उसके साथ ही जो प्रकृति को वो सहयोग कर रहे हैं, प्रकृति को वो जो जीवाणु हैं उनका योगदान कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। तो इनसे हम सीख करके इस कक्षा में जिसने फॉर्म नहीं भरा है, अपना गूगल है, कृपया उसको भर लें और अपनी इच्छा उसमें जाहिर करें और अपने साथ और लोगों को जोड़ें। 4-5 लोग हर एक जो स्थान है उससे जुड़ करके उसका प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जो उद्देश्य लेकर के चले हैं वो जरूर सफल होंगे। और इसके साथ ही अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वापस अपने जो है मेहरा जी, रमेशन मेहरा जी को वापस इसको सौंपता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत अच्छा, सदन को नमन। मेरी बात आपने कर दी, मैं बस ये कहने वाला था कि जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो सब फॉर्म भर दें, तो जिसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए और तो उसमें जानकारी मिलती रहेगी जी। और कुमार बब्बन सिंह जी का हैंड रेज है, तो वो भी आए और अपनी बात कहें जी। हो ओम। फार्मर लाइफ में सभी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज। ओम जी, आ रही, बोलिए। फार्मर लाइफ में सभी महानुभावों को मेरा नमन। मैं ये संतोष जी से जानना चाह रहा हूँ कि सर जो बताए हैं कि ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का उसका रॉ मटेरियल, जैसे उन्होंने बताया गाय का गोबर, जौ और मक्का होगा, इसी से सर बन जाएगा बेसिक ट्राइकोडर्मा बेसिनामा, और जो भी है जो प्रोडक्ट हम लोग बनाने की चर्चा हुई है उसके लिए गोबर से ही बन सकता है कि और भी जरूरत उसमें पड़ेगा, और भी रॉ मटेरियल गोबर के एक्स्ट्रा? एक्चुअल जो ट्राइकोडर्मा हमें बनाना है, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। और शुरुआती दौर में कुछ मीडियाज होते हैं, प्रैक्टिस करके पहले मीडिया पे बनाना सीखेंगे और उसके बाद में ज्वार का आटा है, वेस्ट चाय पत्ती है, गाय का गोबर है, या गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, या जो जैसा हम लोग बकरी का जो खाद होता है, उन सब चीज़ों पे अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेरा यही कहना है कि हम लोग एक 4-6 महीना प्रैक्टिस कर लेवे, हर चीज पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यानी हम लोगों का इस टॉपिक में भी रिसर्च जा रहा है कि जो चीज पे ट्राइकोडर्मा बनता है वह यानी मिट्टी को सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन रहा है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पे ट्राइकोडर्मा नहीं बनता है तो वह हमें यूज नहीं करना चाहिए, वह भी एक इंडिकेटर करके ट्राइकोडर्मा काम कर रहा है। तो प्रकृति में कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं, वह इंडिकेटर्स का काम कर सकते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए तो मान लो आज पोल्यूशन के इंडिकेटर्स बर्ड्स होते हैं, उसी तरह ये सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी को क्या जरूरत है उसके इंडिकेटर्स का भी काम कर सकते हैं। उस दिशा में कुछ रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, आने वाले सब कक्षाओं में ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और एक्चुअली अब थोड़ा सा एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई अपने अपने खेतों में जो भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप जो भी केमिकल यूज करते हैं, टॉप 5 केमिकल्स जो ज्यादा से ज्यादा आप पिछले 5 सालों से जो केमिकल यूज कर रहे हो उसका लिस्ट भेजे, वो केमिकल का डोज भेजे, वो केमिकल टोटल मात्रा कितनी यूज होती है फसल में वह भेजे, ताकि हमें कुछ चीजें एनालिसिस के लिए जरूरी है और उसी हिसाब से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। सिर्फ कक्षा से जुड़ते रहे और अगर
जैसा हम लोगों की कक्षा हर शनिवार को होगी, तो बुधवार तक या गुरुवार तक हमें अगर आपके कुछ सवाल भी आवे तो उन सवालों के जवाब हम लोग आने वाली कक्षा में पहले लेंगे और बाद में कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों वे से यह काम होना चाहिए। कक्षा तो हो रही है, लेकिन डाटा अगर सभी किसान भाइयों से आएगा तो हमें हर राज्य में क्या चल रहा है उसका अनुमान आते रहेगा। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा। और आज की जो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां मिली हमें, आज पवन सर ने पूरी तैयारी करवाई थी, तो बहुत जबरदस्त रहा। और संतोष सर जी के मार्गदर्शन में आज की कार्यशाला पूर्ण हो रही है। दादू, कुछ करना है तो करें, नहीं तो समापन करें। तो ऐसा अब समय हो गया है और अनिल राय जी का हैंड रेज है, तो मैं निवेदन करूंगा कि अगले उसमें आप अपना प्रश्न थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि ये समय की सीमा रहती है। फिर यदि हम ऐसे खींचते जाएंगे तो समय ज़्यादा होगा। तो अनिल राय जी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, बस अंतिम। जी ओम, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आपने वो इस पर दिया है चैट में कि गूगल फॉर्म भरने के लिए, तो हम तो भर दिए थे, लेकिन वो सबमिट हुआ नहीं। अच्छा, जी जी जी, तो वो उसके संबंध में रंजना जी से अपन बात कर लेंगे। गूगल फॉर्म जिनका नहीं सबमिट हो रहा है तो वो उनसे थोड़ा मार्गदर्शन ले ले जी। और आज की हमारी जो पाठशाला है या लैब फार्म किसान फार्मिंग की जो शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छी हुई है। और निश्चित रूप से हम लोगों के जो अनुभव है, उन अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम नर्मदापुरम में 8 लैब जो है धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके अपने अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय जो है पवन सर का हैंड रेज है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका जी हो। जी जी जी, मैं बस ये सूचना जानना चाह रहा था कि अनिल राय जी का फॉर्म सबमिटेड है और कुछ दिन पहले ही आपने सबमिट कर दिया, 2-3 दिन पहले ही हो गया, मैं डेट अभी नहीं देख पाया हूँ। और मेहरा जी, आपके पास भी इसका लिंक है, तो आप भी उसको देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने अभी तक के कब किया है, किस तारीख को सबमिट किया है, कितने बजे किया है, ये सब जानकारी आप भी अपने उसमें देख सकते हैं। जी धन्यवाद सर जी जी वो मैं देख लूंगा। और अनिल राय जी का फॉर्म सबमिट है सर जी। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से जितने भी साथी हमारे आज जुड़े हैं वो अगले शनिवार भी जुड़े और नियमित रहें, यही सबसे अपेक्षा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी ओम। जय ओम, प्रणाम। जी ओम। जी ओम। जी, सभी को सादर प्रणाम, सबका आभार। और आदरणीय डॉक्टर संतोष साहब, आदरणीय पवन जी साहब, सभी का आभार, धन्यवाद आदरणीय सर जी और रविशंकर मेहरा जी, उपस्थित हमारे वैज्ञानिक और किसान भाइयों का धन्यवाद। जी ओम, धन्यवाद।